नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब उन्नति हुड्डा ने एकल खिताब, महिला एकल खिताब को जीत लिया है। ये अबू धाबी यानी कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी यूएई में अबू धाबी में ये आयोजित किया गया था। यह उनका दूसरा BWF 100 सुपर लीग है, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 100 का ये इनका दूसरा खिताब है। पहला खिताब ये 14 वर्ष की उम्र में ही जीत लिया था। पहला खिताब जो WWF का है, ये 14 साल की उम्र में जीतने वाली सबसे कम भारतीय भी बनी थी, उन्नति हुड्डा। तो ध्यान रखिएगा, ये अबू धाबी जो मास्टर 2023 में था, महिला एकल्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो आइए जानते हैं कब इसे आयोजित किया गया था। यहाँ पे देखिए, यह है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसका कैपिटल है अबू धाबी से राजधानी। इसी राजधानी में इसे खेला गया था। ये 17 से 22 अक्टूबर के बीच में था। 17 से 22 अक्टूबर के बीच में 2023 में था। इसे मरीना हाल्स में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसे खेला गया था। अबू धाबी मास्टर 2023 राजधानी शहर में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन था। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन था। इसमें 316 स्पोर्ट शामिल किए गए थे। 316 स्पोर्ट शामिल किए गए थे, जिसमें उन्नति हुड्डा, भारत की जो उन्नति हुड्डा है, महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वो उनका दूसरा BWF का सुपर लीग था। पहला उन्होंने 14 साल की उम्र में ही जीत लिया था। ये देख लीजिए लोकेशन है। और फिर उसके बाद इसे याद रखिएगा जो हुआ था बीच में BWF। मलेरिया के बारे में चर्चा में क्यों ही, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में एक शोध हुआ था। शोध में पता चला कि जो पूर्वी अफ्रीका है उसमें एक इमर्जिंग दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था मलेरिया को रोकने में। एक इमर्जिंग यानी उभरती हुई दवा का इस्तेमाल किया जा रहा था मलेरिया को रोकने में, लेकिन मलेरिया को ख़त्म करने में ये कोई भी कामयाबी हासिल इस दवा से नहीं हुई है। मतलब ये और भी बाधा बन गया मलेरिया को रोकने में। कैसे बाधा बन गया? इस दवा का नाम था आर्टिमिसिनिन दवा का इस्तेमाल किया जा रहा था मलेरिया को रोकने के लिए। तो ये मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, वो इन दवाओं के प्रति मतलब कि जो सहन शक्ति है वो डेवलप कर लिए। जब सहन शक्ति ये डेवलप कर लिए तो फिर ये दवा उन पर काम करना बंद कर दी। पूर्वी अफ्रीका में रवांडा, युगांडा, एरिट्रिया और ये सब आंशिक रूप से आर्टिमिसिनिन दवा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अब उनके लिए चिंता का विषय बन गया। तो आइए मलेरिया के बारे में भी जान लेते हैं एक बार। अफ्रीकी संघ मलेरिया प्रगति रिपोर्ट 2022 के अनुसार अफ्रीका के अधिकांश देश ने 2030 तक महाद्वीप में मलेरिया को खत्म करने का टारगेट रखा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि दवा ही प्रतिरोध का काम करना बंद कर दी है। आइए मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। इसमें यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया किसके कारण होता है? एक परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इस परजीवी के कारण मलेरिया होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। इसे रोका जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है? लक्षण आमतौर पर जो संक्रमित मच्छर होते हैं, किससे संक्रमित? जो प्लाज्मोडियम परजीवी है। इस मच्छर के काटने के द्वारा ही 10 से 15 दिन के अंदर ही शुरू हो जाता है इसका लक्षण दिखना। मतलब 10 से 15 दिन लगता है मच्छर काटने पर, तो इसका असर देखने का मिल जाता है। इसमें बुखार, थकान, उल्टी, सिरदर्द शामिल है। गंभीर मामलों में यह पीलिया, दौरे और कोमा या मृत्यु का कारण भी बन सकती है अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट या इलाज नहीं हुआ था। इसका ट्रांसमिशन, इसका फैलाव कैसे होता है? जो परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर है, इसके काटने से फैलता है। मानव शरीर में परजीवी शुरू में यकृत यानी कि जो लीवर्स होता है उसको खराब करता है। बाद में जो RBC होता है यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसे ये प्रभावित करना शुरू करता है। तो ये था इसके बारे में। इसमें 2 प्रजातियां हैं मच्छरों की, जिसको एक तो है प्लाज्मोडियम और दूसरा है फाल्सीफेरम। और इसे फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स जो सबसे बड़ा खतरा पैदा करती है 2 प्रकार की। अगर भारत की सिचुएशन देखा जाए तो भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए 2015 से ही
इसका प्रयास शुरू कर दिया गया था इसे खत्म करने के लिए। 2016 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के लॉन्च के बाद इसको खत्म करने की जो प्रक्रिया है भारत में वो तेज हो गई थी। यह भारत में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके तहत ये कार्य करता है। 2016 से 30 में एक मलेरिया की रणनीति रखी गई है भारत में पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए। भारत को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है इसको उन्मूलन करने में। इसकी गिरावट भी देखने को मिली है, भारत में मलेरिया बहुत कम ही रह गई है, लेकिन मलेरिया उन्मूलन यानी मलेरिया को खत्म करने में इसकी यात्रा में बहुत सारे चैलेंजेस भी है, जिसके कारण अभी भी मलेरिया बची हुई है। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। ये केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है। ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है। इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है? मंत्रालय यही है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका उद्देश्य यही है इस क्रेडिट का कि जो भी कोई भी इसमें जो ग्रीन ऋण है वो दिया जाएगा। ग्रीन ऋण का मतलब कि जो हरित ऋण है वो दिया जाएगा। जो हरित ऋण होता क्या है, अगर आपको ऐसा कर्ज चाहिए, आप कर्ज ले लीजिए। कर्ज लेने के बाद अगर आप किसी पर्यावरण अनुकूल कार्य करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल कार्य करते हैं या पर्यावरण को संरक्षण करने में उसके विकास में योगदान देने के लिए आप किसी कर्ज का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ग्रीन ऋण बोला जाता है। जैसे कि आप जल संरक्षण के लिए कोई भी डैम बनवाना हो, कोई भी कार्य करना है उसके लिए, या फिर आपको वृक्ष लगाना है, वृक्षारोपण करना है, उसके लिए आपको कर्ज चाहिए, तो ये जो कर्ज है आपका ग्रीन ऋण है। तो आपको ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत ये ऋण दिया जाएगा। ये ग्रीन क्रेडिट जो है किसी व्यक्ति को भी मिल सकता है, जो किसान उत्पादक संगठन है या पीओ है, और उद्योग है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय है, अन्य लोगों को भी मिल सकता है। इसलिए मिलता है ताकि जो पर्यावरण है उसके सकारात्मक रूप से उसके कार्य को बढ़ावा देने के लिए आपको वित्तीय रूप से सक्षम किया जा सके। यह है चेतक हेलीकॉप्टर्स। इसे बताया जा रहा है कि 2027 तक इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय सेना से इसे बाहर कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। सेना कुल तकनीकी जीवन पूरा होने पर 2027 तक पुराने जो चीता और चेतक, ध्यान रखिएगा, दोनों चीता और चेतक दोनों हेलीकॉप्टर्स को 2027 तक के चरणबद्ध तरीके से सेना से इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसे सेना को दिसंबर 2024 जून 2025 के बीच में HLUL की मिलने की उम्मीद है कि जो LUH जब LUH मिल जाएगी हेलीकॉप्टर्स तो भारत चीता और चेतक को हटा देगा। जो चेतक हेलीकॉप्टर से भारत में 1962 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, यानी कि HAL के द्वारा इसका निर्माण कार्य 1962 में ही शुरू कर दिया गया था। इसके जो अधिकतम गति यानी कि स्पीड है 210 किमी प्रति घंटा से अधिक है इसकी स्पीड। 1962 में इस चेतक हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन हो रहा था। उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता करके हेलीकॉप्टरों का निर्माण करना शुरू कर दिया गया था। फ्लाईवे स्थिति में पहला चेतक 1965 में ये वितरित हुआ था, यानी 1965 में इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के द्वारा शुरू कर दिया गया था। यह 2 टन की श्रेणी का हेलीकॉप्टर से सिंगल इंजन इसमें होता है और 2 पायलट सहित 7 लोगों को ले जा सकता है, यानी कि 2 पायलट्स इसमें बैठ सकते हैं इसे चलाने के लिए और 7 लोग और भी इसके साथ बैठ सकते हैं चेतक हेलीकॉप्टर्स को। इसका यूज बहुमुखी है, यानी कि मल्टी रूप से इसका यूज किया जा सकता है, यानी कि तीनों जो सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो हथियार हैं उसका आवागमन ले जाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए सेनाओं के पास, कुछ सैनिक पहुंचाने के लिए, बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी ऑपरेशन के दौरान चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह है चीता हेलीकॉप्टर से, इसे भी चरणबद्ध तरीके से 2027 में बंद कर दिया जाएगा। इसे 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, यानी कि इसे भी HAL द्वारा ही बनाना स्टार्ट किया गया था। इसे एक फ्रेंच की कंपनी है जिसका नाम है एरोतियाल्स ASA 315-20, इसके द्वारा इसका लाइसेंसिंग प्रकरण शुरू किया गया था। यह गर्म उष्णकटिबंधीय मौसम के साथ साथ जो उच्च ऊंचाई वाली स्थितियां हैं उसमें काम करने के लिए जाना जाता है, जो चीता हेलीकॉप्टर से। इसमें भारत का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, चीता विशेष रूप से
मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, उस पर कोई भी ऑपरेशन चलाने के लिए चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें उपयोग लोगों को और सामग्री परिवहन पहुंचाने के लिए, खोज और बचाव टोही मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तब इसे भी चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के कोर के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। जो आर्कटिक महाद्वीप है, आर्कटिक महाद्वीप है, अभी हाल ही में इस पर कई सारे अध्ययन किए गए। तो अध्ययन से पता चला कि जो पृथ्वी का कोर है, पृथ्वी का जो कोर पॉइंट यानी कि जो एकदम बीच का सेंटर पॉइंट है, ये लीक हो रहा है, ये धीरे धीरे पिघल रहा है, लीक हो रहा है। तो ये पता चला है। तो अंटार्कटिका में जब देखा गया, जो 62 मिलियन वर्ष पुरानी आर्कटिक की एक चट्टान थी, उसके अंदर जो कुछ रिसर्च किए गए तो मिला उसमें हीलियम के जो आइसोटोप हैं उसके रिकॉर्ड जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ रहे हैं। जो उसकी सांद्रता है रिकॉर्ड तौर पर बढ़ रहे हैं, जिससे जो ग्रह के मूल में जो धीमी गति से रिसाव हो रहा है, अब तक का सबसे सम्मोहक सबूत है कि इसके जो कोर है इसमें धीमी गति से इसका क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। इससे यह पता चला है। तो आइए पृथ्वी के कोर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। पृथ्वी के कोर को दो तरीकों से विभाजित किया गया है, जैसे एक यांत्रिक रूप से, एक रासायनिक रूप से। यांत्रिक रूप से भी विभाजित इसे किया गया है और इसे रासायनिक रूप से। यांत्रिक रूप से इसे कैसे विभाजित किया गया है, इसमें स्थल मंडल यानी कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको स्थल मंडल बोलते हैं। फिर उसके बाद मेसोस्फेरिक मेंटल्स यानी एथेनोस्फेयर्स बोलते हैं। फिर बाहरी कोर, फिर आर्थिक, इसे ये बीच का है जो मेसोस्फेयर है। फिर उसके बाद ऊपर वाले को जो स्थल मंडल है उसे एथेनोस्फेयर्स बोलते हैं, फिर मेसोस्फेयर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आंतरिक और बाह्य कोर को लास्ट में बचता है, जो आंतरिक और बाह्य कोर से। तो यांत्रिक रूप से इसे तीन तरीके से इसे डिवाइड किया गया है और रासायनिक रूप से इसे डिवाइड किया गया है इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में। यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपरी परत है इसे क्रस्ट बोला गया है। और फिर ये जो गाढ़ा रेड कलर का एरिया है इसे बोला गया है मेंटल्स। फिर लास्ट में जो हल्का पीला कलर की एरिया है ये पूरा कोर। कोर में भी डिवाइड किया गया है, कोर में भी दो तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। आउटर कोर है और इनर कोर है। आउटर कोर और इनर कोर दो तरीके से ये कोर इसमें डिवाइड किया गया है। तो और भी इसके बारे में कुछ जानते हैं। जो क्रस्ट है, जो बाहरी ऊपर वाला परत है, ये काफ़ी नाजुक है और चट्टान पर आधारित बाहरी परत है। ये चट्टानी परत है। जो क्रस्ट है काफ़ी नाजुक होता है और चट्टान पर आधारित परत होता है। पपड़ी भी इसकी दो प्रकार की होती है, एक अद्वितीय भौतिक और दूसरा रासायनिक विशेषताओं वाली पपड़ी। मतलब इसमें पपड़ी भी दो प्रकार की, एक महाद्वीपीय पपड़ी क्रस्ट, एक महासागरीय क्रस्ट। एक महासागरीय क्रस्ट है और एक क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट। जो बेसाल्ट लावा प्रवाह से उत्पन्न होता है जब समुद्र तल के नीचे मैग्मा फूटता है, तो जिससे समुद्री परत बनती है। जो समुद्र तल के नीचे जिससे जो मैग्मा निकलता है तो वो जब मैग्मा ठंडा होता है तो उससे जो परत बनती है वो महासागरीय परत बनती है। ध्यान रखिएगा, परत यानी क्रस्ट, पपड़ी। जो परत बनती है महासागरीय पपड़ी बनती है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत से करीब 5 किलोमीटर पतली है, 5 किलोमीटर पतली है। जो महाद्वीपीय परत होता है लगभग 30 किलोमीटर तक होता है। तो ये जो महासागरीय परत है वो 5 किलोमीटर पतली है, तो यानी कि लगभग 25 किलोमीटर इसकी परत होगी। सिलिका और एल्युमिनियम भू प्रॉपर्टी के दो मुख्य घटक है, यानी कि जो ऊपरी वाली परत है, जो क्रस्ट है, वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। आगे इसके बारे में और देखते हैं। मेंटल भू प्रॉपर्टी के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए जो भू प्रॉपर्टी यानी कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटल्स। तो जो मेंटल्स होता है वो लगभग इसे जो डिवाइड, क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं मोह और सातत्य। मोह और सातत्य बोलते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है कि वो जो मोह और सातत्य है ये किसको डिवाइड करता है, ये क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, जो मेंटल है, मेंटल की मोटाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर से। 2900 किलोमीटर से किसकी मोटाई है, जो मेंटल्स है, जो बीच वाला एरिया है जिसे मेंटल्स बोलते हैं। मेंटल्स की मोटाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद पृथ्वी का लगभग 84% हिस्सा, 84% जो आयतन होता है और 67% जो द्रव्यमान है मेंटल से ही बना है। यह मुख्य रूप से सिलिकॉन्स और मैग्नीशियम से बना हुआ है। सिलिकॉन्स और मैग्नीशियम से बना हुआ है, यानी कि सीमा।
जो मेंटल वाली परत है उसे बोलते हैं सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और फिर उसके बाद जो क्रस्ट किससे बना था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ था। बचा लास्ट में कोर बना है नीफे से। ये जो आंतरिक पार्ट है कोर, ऐसे एक आउटर कोर है, एक इंटरनल कोर है, यानी इनर कोर जो बाहरी कोर है और अंदर वाला कोर है। तो ये किससे बना हुआ है, नीफे से, यानी कि निकेल और फेरस, निकल और लोहा से बना हुआ है जो इसका आंतरिक कोर है। यह वह परत है जो पृथ्वी के केंद्र को घेरे हुए है। गुटेनबर्ग अशांतत्व, ध्यान रखिएगा, जो मेंटल्स है और कोर है दोनों के बीच में जो डिवाइड रेखा है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग, उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग अशांतत्व। गुटेनबर्ग अशांतत्व मेंटल्स और कोर को दोनों में आपस को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। तो कोर में आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। जो आंतरिक कोर होता है वो ठोस होता है, ध्यान रखिएगा। जो कोर में भी जो आंतरिक यानी कि जो इनर कोर है वो सॉलिड्स है, और जो आउटर कोर है ये होता है तरल्स, ये होता है तरल्स। तो ये था अर्थ लेयर्स के बारे में, पृथ्वी के बारे में। आज के लिए इतना ही है। अगर न्यूज़ या मेरी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।